वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 8 सितंबर। मुझे पता है थोड़ी सी करंट अफेयर्स आने में देरी हो गई, बट कोई बात नहीं, हम सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। आज ही जो है मैंने अगस्त महीने के जो बचे हुए और वीकली करंट अफेयर थे, मुझे पता है मेरे बहुत से बच्चे वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हुए पूरा अपना कंप्लीट करते हुए लेक्चर्स को। तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि जो वीकली करंट अफेयर अपलोड हो चुके हैं, जो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं और भी, उनको अपने अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, देखो, करंट अफेयर की पूरी तैयारी मुझ पे छोड़ दो। मैं सारा कवर करा रही हूँ और करंट अफेयर के साथ बहुत हद तक आपका स्टैटिक भी मैं कवर करा रही हूँ। तो आप सब लोग करंट अफेयर की तैयारी पूरी मुझ पे छोड़ रखे हो, तो उस चीज को मैं निभाते हुए वीकली, देखो पढ़ना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, ये तो आप लोग जानते हो ना कि पढ़ना तो आप ही की जिम्मेदारी में आएगा। तो पढ़ना तो देखिए आप ही को पड़ेगा, बट आप ये कोशिश कर सकते हैं, या मेरी तरफ से आपको ये मिल जाएगा कि आप सभी लोग जो जो भी मैं बता रही हूँ वो आप कंप्लीट करते जाओ, उसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप सारी की सारी चीजों को टाइम टू टाइम फॉलो करो। छोड़नी इन चीजों को नहीं है, चाहे वीकली आ रहे हैं। आधा घंटे की तो बात है, आधे घंटे तो करंट अफेयर के लिए निकालने ही पड़ेंगे भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा। समझे बात को? तो वो तो देखो आप सभी लोगों को करना पड़ेगा, वो आप ही लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको आप कंप्लीट करोगे, करंट अफेयर को अच्छे से कंप्लीट करोगे। समझ गए सभी लोग? चलो वीकली भी सुन लेना। बाकी अगर आपको लगे कि भाई पीडीएफ चाहिए मैम, तो मैम आपको पीडीएफ दे रहे हैं। ये वाले नंबर्स आपके सामने हैं, इन पे आप अच्छे से कॉल बॉल करो, आपको सारी पीडीएफ की सारी जानकारी आसानी से हर चीज के बारे में मिल जाएगा। समझ गए बात को भाई? क्लियर हो गया? उसके साथ आज के आर्टिकल्स को देख लेते हैं। आज का ये भाई टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करना जरूर भूलना नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि सारा कुछ इसी पे अपडेट मिलेगी। आओ भाई, सबसे फेमस आर्टिकल के ऊपर आर्टिकल एक बड़ा चर्चा में चल रहा है भाई, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। सब जानते हैं कितनी जबरदस्त इसकी न्यूज जो है वो चल रही है, क्या मतलब है इसका, क्या होगा, क्या चीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगला है पार्लियामेंट्री कमिटीज, फिर है गेबन में होने वाला तख्ता पलट, मेडिएशन बिल, ग्राम उद्योग और फंड के ऊपर। चलो भाई शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर संविधान का आर्टिकल नंबर 1। आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा न्यूज में चल रहा है, इंडिया दैट इज भारत। तो अब यहाँ पर बात, क्योंकि हमारा एक इनविटेशन कार्ड आया था, उस इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द को लिखा गया। तब से ये डिबेट न्यूज में आ गई कि क्या भारत का नाम इंडिया चेंज हो रहा है। मैं आपको पहले बात तो ये क्लियर कर दूं सभी को, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, किसी का भी नाम चेंज नहीं हो रहा है, नाम कोई चेंज नहीं हो रहा। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या चीज चेंज की जा रही है, यहाँ सिर्फ एक वर्ड रिप्लेस हो रहा है। समझो इस बात को, कोई नाम नहीं चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर किस चीज से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो भी समझो। यहाँ पर रिप्लेसमेंट जो है वो इंडिया की जगह भारत वर्ड की कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा ज्यादा इंडिया भारत है, इसको नाम बदलने का आधिकारिक अटकलें चल रही हैं। अब ये अटकलें मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी साबित नहीं हुई है अटकल ऐसी कि ऐसा होगा या ऐसा हो रहा है, साबित कुछ नहीं हुआ है इसमें से अभी। ये तो ऑपोजिशन ने मुद्दा उठाया, फिर लोगों ने इसके ऊपर बात करी, और बढ़ते बढ़ते ये बात काफी हद तक आगे पहुंच गई। तो यही मेरे आपको एक बताने का अर्थ है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, ये सिर्फ अटकलें एक प्रकार की। और मैं अपनी तरफ से आपको ये काफी सारी बात ये वाली क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आर्टिकल 1 की जहां तक मैं बात करूं, आर्टिकल 1 हमारे भारत में हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, 28, और हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो है 8।
तो इन सब के ऊपर क्या बताता है अपने को, इन सब से जुड़ी हुई स्टेट्स और यूटीज के नाम, उन स्टेट्स और यूटीज की पूरी लिस्ट जो है वो तैयार करके अपने को देता है। तो इंडिया के बारे में ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 1 में साफ साफ लिखी हुई हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल 2, 3, 4 उसमें आगे है, जो कि ये भी कहता है कि कल को कभी भी कोई नई स्टेट एडमिट करनी है, पुरानी स्टेट में कोई चेंजेस लाने हैं, तो पार्लियामेंट हमारी जो है, हमारी जो संसद है, वो ये सारे कामों को कर सकती है। ठीक है, तो उस समय इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि उस समय ये डिबेट थी कि इंग्लिश का, इंडिया का नाम इंग्लिश में रखा जाए या हिंदी में रखा गया है। तो ये डिबेट को परमानेंटली सॉल्व करके इंडिया दैट इज भारत दोनों चीजें कर दी गई, जिसके तहत ये चीज हुई कि अब दोनों ही नाम जानी जाती है। ठीक है, तो अपनी डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, इंग्लिश हिंदी दोनों चीजों के बारे में हमको एक्सप्लेन करता है, इसलिए इंडिया दैट इज भारत दोनों शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ताकि संस्कृत डिराइव्ड भारत को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। भारत शब्द के अगर मैं बारे में बात करूँ तो देखो, भारत शब्द जो है बहुत पुराना यहाँ पर शब्द चलता आ रहा है। भारत हमारी बहुत पुरानी पहचान के रूप में आज भी जाना जाता है। ठीक है भाई, और इंडिया नाम ये इंडस से जो है डिराइव हुआ है। आप भी इस बात को जानते हैं, इंडस नदी, सिंधु नदी भारत में बहती है, वहां से जो है इंडिया नाम को डिराइव किया गया है। इंडस, इंडस जानते हैं ना, सिंधु नदी, तो वहां से आया है ये नाम। और ब्रिटिश एरा के टाइम पीरियड में इंडिया का जो नाम है वो ऑफिशियल कर दिया गया था, तभी वहीं से नाम इंडिया भी आया। तो इस प्रकार से ये दोनों नाम का इस्तेमाल होता है। और इंडिया नाम, हिंदुस्तान फिर इंडिया बना वो, और बहुत सी सिविलाइजेशन इंडिया के ही नाम से फिर हमें बुलाने लग गए, तो वहां से नाम इंडिया एक पढ़ना शुरू हो गया। तो बेसिकली बात इसमें ऐसी है कि इंडिया जो नाम है वो कुछ इसी प्रकार से जाना जाता है, हमेशा से इसी तरीके से जाना जाता रहा है। ठीक है, तो आज के टाइम पे भी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही नाम हमारी पहचान है। आज के टाइम पे हम इंडियन आर्मी शब्द इस्तेमाल करते हैं, पता है ना सबको इस बात का कि इंडियन आर्मी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो वही चीज है कि इंडियन आर्मी शब्द को इस्तेमाल किया जाता है और कोई शब्द नहीं। तो इंडिया में हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है, और नाम को चेंज करने का हक किसी के भी पास नहीं है। दोनों ही नाम यहाँ पे वही के वही सेम टू सेम जुड़े रहेंगे। हाँ, ये है कि भाई थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इंडिया की जगह भारत शब्द को ज्यादा प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस के रूप में रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप अपना, तो ये आपको आर्टिकल 1 के बारे में क्लियर होना चाहिए। अगला भाई, कांग्रेस की सरकार है वो ये कह रही कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए अडानी के केस को सॉल्व करने के लिए। अब पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगी, आप समझेंगे। अभी यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट में अडानी समूह के विरुद्ध नए आरोपों का खुलासा हुआ है। इसकी वजह से केंद्र सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी की सरकार है, उन्होंने ये भाई ये बात बोल दी है कि क्या करना है, अब हमको एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए, दोनों दोनों हाउसेस की मिला करके हमें एक कमेटी बनाओ, ताकि हम यहाँ पर डिस्कस करें, इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो देखो भाई, पार्लियामेंट्री कमेटी बिल्कुल बनाई जाती है, समिति बिल्कुल बनाई जाती है, जिसमें दोनों सदन के सदस्य में जो भी चुने हुए होते हैं, कौन डिसाइड करेगा? अगर लोकसभा का है तो स्पीकर डिसाइड करेगा, और राज्यसभा का है तो चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है भारत का। तो ये अंडर स्पीकर और चेयरमैन के अंडर ही पूरी कमिटीज काम भी करती हैं, और वहीं पर डिसाइड किया जाता है कि किन लोगों को चुना जाएगा। ये कमिटीज डिसाइड कर रही, ये जो है ना स्पीकर और चेयरमैन, वही डिसाइड कर रहे, और कोई डिसाइड नहीं कर रहा। तो अगर कभी भी कोई व्यक्ति, एमपी, वो अपनी पावर का गलत फायदा उठाता है, तब भी यहाँ बनाई जा सकती है कमेटी। और 105 में लिखा है, 118 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है अपने बिजनेस को कंडक्ट करवाने के लिए। कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब जो उनका पूरा व्यवसाय है, काम है, उसको कंडक्ट करने के लिए कभी भी उनको लगता है कमेटी की सेटअप करनी है, तो वो कमेटी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में जो है कमिटी वो दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैंडिंग, एक होती है एडहॉक। मैं आपको ना इसका एक चार्ट बनवा देती हूँ, मैं आपको इसका ना एक हाँ ये रहा, मैंने ना चार्ट बनाया था ये वाला। हाँ जी, ये चार्ट आप देखेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैंडिंग और एक होती है एडहॉक। स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट, जो हमेशा रहेगी ही रहेगी,
एक एक सालों के लिए बनाई जाती है, 1 1 ईयर के लिए, जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है जो 1 साल के लिए बनाई गई है, और उसमें 1 साल बाद फिर बनाई जाएगी, लेकिन उसमें मेंबर चेंज हो जाएगा, कमेटी रहने वाली है। एडहॉक का मतलब होता है गेस्ट कमेटी, और ये गेस्ट कमेटी का मतलब होता है जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, केस बाय केस बनाई जाती है। इस स्टैंडिंग के दो पार्ट है, फाइनेंशियल और डिपार्टमेंटल। सामने देखो, फाइनेंशियल में कौन सी आती है, सिर्फ 3 कमेटी आती हैं, पब्लिक अकाउंट्स, एस्टिमेट्स और पीएसयू। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 और 7 का डिवीजन होता है। 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। ठीक है। एस्टिमेट्स कमेटी में टोटल 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का उसमें कोई मतलब नहीं होता। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी में साफ यहाँ पर 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 और 7 का डिवीजन होता है। 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। तो आप ये लिख लो ना, जिसको पता है, जिसने पॉलिटी पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, उसको आता होगा। जिसको नहीं पढ़ रखी, कोई इशू नहीं है, मैं करवाई रही हूँ यहाँ पर, है ना, मैं तो आपको बता ही रही हूँ कैसे कैसे करना है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी कोई। समझ गए भाई बात को? तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए अपने नोट्स को बनाते हुए चलना है। लिख लेना इन सबको। और 24 डिपार्टमेंटल कमेटी है, 24 में से 16 लोकसभा में है, और बची हुई 8 जो है वो राज्यसभा की है। क्लियर है भाई? हो जाएगा लर्न। देखो करना तो पड़ेगा लर्न, कोशिश तो करिएगा कि आप इसको अच्छे से लर्न कर लो सारे को। ठीक है भाई, तो इन्हीं के ऊपर कमिटीज का सेटअप किया गया। ये कमिटी अलग अलग मेंबर्स से चुन करके इसमें जो जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए बनाई गई। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये कमेटी इन्हीं के मेंबर्स में से, इसमें खास बात ये होती है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना हमारे, वो इसमें नहीं आ सकते। मिनिस्टर्स को छोड़ के बाकी सबको यहाँ पर बस यहाँ पर ये चीज है कि भाई मिनिस्टर्स को यहाँ पर नहीं चूज किया जाता, क्योंकि मिनिस्टर्स ऑलरेडी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो मिनिस्टर्स की क्या ही जरूरत है ना यहाँ पर, तो मिनिस्टर्स की जगह यहाँ पर बाकियों को चूज किया जाता है। क्लियर हुआ भाई सबको यहाँ तक? आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। और एडहॉक कमेटी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाई जाती है। तो इनका काम होता है कि अपने अपनी चीजों से जुड़ करके बताना, पॉलिसीज बताना, ये सब। इनकी जो पॉलिसीज होती है वो रिकमेंडेशंस के उसमें होती हैं, एडवाइजरी होती है, सिफारिशें कर सकती हैं। इनकी कोई भी चीज बाइंडिंग नहीं होती, अपने कार्य को और सुधारने के ऊपर बताते हैं कि हम किस प्रकार से कार्यों को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। बट इनके पास ये पावर नहीं होती कि ये इस तरीके से करें। इनके पास हाँ ये पावर है कि ये सुधारने के काम को देख सकते हैं, जो उसमें बेटर हो सकती हैं चीजें, उनको यहाँ पर तसल्ली से देख सकते हैं। ठीक है। रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं, और लॉस बना सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर इन सब चीजों को ऊपर देख सकती है, इनकी ये जिम्मेदारी होती है। ठीक है। बाकी इनकी एक्सपर्टीज है और स्पेशलाइजेशन जिन जिन चीजों में होती है वो देखते हैं। चेक्स और बैलेंसेस रखने होते हैं, लॉस को और स्ट्रेंथन करके बजट को ऊपर देखना। क्योंकि जो जैसे एक कमेटी है यहाँ पर, वो बजट के ऊपर भी सारे कामों को देखती है, बजट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, कि बजट में हम क्या चेंज कर सकते हैं, बजट में और क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, वो सब भी बताती है। ठीक है। जो लॉस पास होते हैं पार्लियामेंट द्वारा, उनको भी ओवरसी करके उनको भी चेक यहाँ पर रख सकती है। ठीक है। बिल्डिंग कंसेंसस, ये कंसेंस बिल्ड करने के लिए होती है। कंसेंसस का अर्थ होता है कि ये प्रॉपरली जो भी यहाँ पर इश्यूज होते हैं उसको सहमति पे लाने के लिए काम करती है। तो ये तो इनकी जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बाकी इनको थोड़ा सा जो है रिसोर्सेज की कमी रहती है, बट रिसोर्सेज काफी हद तक इनको सही सप्लाई हो जाते हैं। थोड़ा इंडिपेंडेंस नहीं है, लिमिटेड पावर रहती है, क्योंकि एक पावर इनकी थोड़ी लिमिटेशन के रूप में ही होती है, क्योंकि मेन पावर मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, इनके पास सारी पावर्स नहीं होती। तो पार्टिसिपेशन और पावर्स थोड़ी लिमिटेड होती है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं, सिटिंग्स बहुत कम होती हैं। साल भर में सिर्फ 67 टाइम्स ये मिलते हैं, तो कुछ खास नहीं है। लिमिटेड टाइम के लिए, 1 साल के लिए बनाई जाती है सिर्फ, तो उनका खास इतना वर्क जो है वो इतना से रह नहीं जाता। ठीक है। तो आगे आगे के लिए यही है कि थोड़ा सा रिसोर्सेज और टाइम बढ़ा दो, इंडिपेंडेंस इनकी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाए।
पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, थोड़ा टेन्योर में अगर आप बना रही हो तो 1 साल की जगह इनको टेन्योर थोड़ा सा 2 साल तक का कर दीजिए। थोड़ा टेन्योर बढ़ा करके स्टैंडिंग कमेटी को और थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, थोड़ी इन चीजों के बाद ही इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगला है हमारा, अभी गेबन में मिलिट्री कूप हुआ है। मिलिट्री कूप का मतलब होता है तख्ता पलट हो जाना, जब जबरदस्ती वहां का जो भी हेड ऑफ द स्टेट है, चाहे प्रेसिडेंट है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, उनको तख्ता पलट करके हटा करके वहां पे किसका जबरदस्ती रूल आ जाना, वहां पर मिलिट्री का रूल आ जाना। तो वहां पर गेबन में ये चीज देखी गई है। गेबन जो है वहां के प्रेसिडेंट अली बोंगो, उनको वहां से पावर से हटा करके, जैसे उनको इलेक्शंस का विनर डिक्लेयर किया गया, उनको वहां से हटा करके कूप करके वहां पे दोबारा से उनके रीइलेक्शन की घोषणा कर दी गई कि भाई गेबन में दोबारा से रीइलेक्शन कराए जाएंगे। और वहां के जो जनरल हैं, जनरल ब्राइस ओलूगिया, वो जो कभी बोंगो के अली बोंगो के कभी सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, वो वहां पर आ गए और उन्होंने यहाँ पर पूरा अपने आप को लीडर घोषित कर दिया। इसे ही हम कहते हैं मिलिट्री कूप। भारत में मिलिट्री कूप अलाउड नहीं है, मार्शल लॉ अलाउड है। मार्शल लॉ का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट अपने आप से अपनी पावर्स को है जो ट्रांसफर कर देता है, तो इसे ही हम कहते हैं मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप जैसे ही वहां पे घोषित हुआ तो शाम के 6 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया, बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया, और जो चैनल्स वगैरह थे वो तो वापस आ गए। लेकिन अफ्रीका की कंट्री में कूप बहुत कॉमन है, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया भी है कई बार। जैसे ये बुर्किना फासो कंट्री है, पिछले साल यहाँ पे 3 बार मिलिट्री कूप हुआ है, 3 बार। बहुत अनहेल्दी है ये किसी भी कंट्री के लिए, भारत जैसी कंट्री के लिए भी है। अभी माली, गुयाना, चाड, नाइगर, तुनिसिया, अब गेबन में हो गया। तो इस प्रकार से ये जितने भी यहाँ पर मिलिट्री कूप्स होते हैं, ये बहुत ही अनहेल्दी होते हैं कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। तो इन्हें ही हम कहते हैं कि इनका जो इंटरनेशनल रिस्पांस अफ्रीकन यूनियन का भी इनके ऊपर यही था कि इनको हम रोकेंगे यहाँ पर। इंटरनेशनल लीडर्स का भी यहाँ पर कहना है कि भाई कूप जैसी चीजें अफ्रीका में बढ़ती जा रही हैं। अभी तक बात करें तो 486 टाइम यहाँ पर कूप किया जा चुका है, जिसमें से बहुत ज्यादा बार जो है वो सक्सेसफुल हुआ है कूप, और वहां के जो मेन चीफ है या फिर जो जनरल है वहां के, वो हेड बन के बैठ गए। तो इस प्रकार से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी के ऊपर बात की जाती है मिलिट्री कूप में। बात समझे भाई किस तरीके से होता है। ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट के हाउस में चले जाओ या प्राइम मिनिस्टर के घर में जा करके पूरा जो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, बॉडी गार्ड, सबको बंदी बना के, प्रेसिडेंट को बंदी बना के मेन हेड खुद बच जाते हैं। अगला बिल आता है मेडिएशन बिल ऑफ 2021। यहाँ पर मीडिएशन का एक बिल आया है। ये मेडिएशन का मतलब मध्यस्थता है, इसका मेडिसिन से कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा ने पुराने बिल को यहाँ पर पास कर दिया कि भाई हम लोग यहाँ पर जो भी ट्रिब्यूनल्स और यहाँ पर मध्यस्थता को सुलझाने की कोशिश करेंगे, नागरिक और वाणिज्य विवादों को सुलझाने के लिए यहाँ पर हम मध्यस्थता पे जो है वो जोर ज्यादा देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो है उसको सपोर्ट किया जाएगा। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जाएगी ताकि मध्यस्थता के ऊपर फोकस किया जा सके। और ये जो मध्यस्थता है, यहाँ पर ये बिल अलग से थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को प्रमोट करेगा। अलग से मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जाएगी, ये मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर इस काउंसिल में अलग से मीडिएटर्स रहेंगे जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, मीडिएटर्स की तरह काम करते हुए। समझते हो ना, मीडिएटर्स मध्यस्थता बन के, बिचौलिया बन के जो काम करते हैं, सुना है ना ये बिचौलिया बनना। तो वही चीजें यहाँ पर अग्रीमेंट्स वगैरह यहाँ पर सॉल्व की जाएंगे कि किस पार्टी ने यहाँ पर क्या चीज तोड़ी है। तो ऊपर तक पहुंचने की जगह मुकदमा करने की से पहले ही मीडिएशन करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि लोग सीधा मुकदमा करने पहुंच जाते हैं, और वैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं कि वो इन चीजों को इतना ज्यादा हद तक नहीं देख सकते। तो उनके लिए यहाँ पर अलग से क्या किया गया, एक मध्यस्थता मीडिएशन करके एक नया प्रोविजन अलाउ किया गया। उस प्रोविजन के तहत यहाँ पर उनको ये सारी चीजें अलाउ की जाएंगी, जहां पर वो ये इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर सुधार सकते हैं। ठीक है, मीडिएशन करेंगे और मीडिएशन करने के बाद वो फिर मध्यस्थता के बाद वो लिटिगेशन और मुकदमे की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो थर्ड पार्टी को यहाँ पर डिस्कशन करने का मौका मिल जाएगा, और जो भी यहाँ पे गलत होगा उसको एक आउटकम भी मिल जाएगा सही,
और थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि लीगल अब जाओगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक तो कॉस्ट कुछ ज्यादा ही महंगी हो जाती है। और कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ी रहेगी, दो लोगों के बीच की बात दो लोगों तक रहेगी, सरकार तक नहीं पहुंचेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, जो जिनको इस हिसाब से अपना टाइम फ्रेम करके सॉल्व करना है वो उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है भाई ग्रामोद्योग विकास योजना, टूल किट दी गई है इस पूरे के लिए उड़ीसा में। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है, उनको ग्रामोद्योग विकास योजना में जितने भी हमारे आर्टिस्ट लोग हैं, कारीगर हैं, उनको यहाँ पर टूल किट दी गई है। आपको बताया था यहाँ पर ग्रामोद्योग विकास योजना मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये अलग से टेक्नोलॉजी को और बेटर बनाने के लिए, फैसिलिटीज देने के लिए एमएसएमई की स्कीम है, जिसमें टूल किट्स आर्टिस्ट लोगों को, जैसे विश्वकर्मा स्कीम है ना, उसी प्रकार से ग्राम इलाकों में भी ये चीज दी जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए उनको अगरबत्ती, खादी, पोट्री, हनी, ये सब चीजों को प्रमोट करना है, इन सब के लिए उनको अलग से यहाँ पे टूल किट्स दी जाएंगी इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ग्रामोदय इसमें सबसे ज्यादा जो है ग्राम ही काम करेगा, केवीआईसी इसको सॉल्व करेगी। केवीआईसी क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इस केवीआईसी के हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। बाकी इसके रीजनल ऑफिस हर जगह पे हैं, हर एक स्टेट में बने हुए हैं। तो ये स्टेट यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करती है। और जो टूल किट्स का जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये यहाँ पर आगे जाके बांटती है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं, जो विमेन होती हैं उस इलाके की, उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो भी यहाँ पर आके अपने इस टूल किट्स को और इन सारी चीजों को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो समझ गए ना इस बात को, टूल किट्स क्या है। तो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट, ऐसे सब पॉइंट्स को प्रमोट करने में हमें खूब अच्छी खासी मदद मिल जाती है। बाकी लोगों को भी पता रहता है कि भाई किस जगह पे किस चीज की मांग ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से अपना काम जो है वो करते हैं। तो इस स्कीम के अंदर सारा का सारा सेंट्रल देख रहा है, 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देगी, और इसके अंदर खादी, आर्टिस्ट, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ऐसी चीजों को सपोर्ट करके बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। लास्ट यहाँ पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है, जो कि लोन्स दिए जाते हैं ऐसी सिटीज को जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख तक के बीच में होती है, और 50,000 से 1 लाख तक के बीच में जिनकी पॉपुलेशन है, उनको भी यहाँ पर लो कॉस्ट पे लोन दिए जाते हैं, ताकि वहां पे डेवलपमेंट जो है वो करवाई जा सके। उसे आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर की अवसंरचना के एक निधि के नाम से जानते हैं। स्वच्छ भारत मिशन और अमृत का मिला करके इसको बनाया गया है। बेसिकली इसमें किया क्या जाएगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें जितने भी हमारी इस तरीके की जगह है, उन सब जगहों को यहाँ पर हम लोगों ने प्रमोट करना है। अब प्रमोट हम किस प्रकार से करेंगे भाई बताइए। अब हम इनको प्रमोट करेंगे वहां पे पार्क बना के, सुविधाएं दे करके। आप पार्क बनाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, प्लानिंग करेंगे, ओपन जिम पार्क्स में आप तो खैर काफी ज्यादा प्रमोट हो गए हैं, तो पार्क्स में ओपन जिम लगा दो। कुछ इस प्रकार की चीजें करके हम ये तो कर सकते हैं ना कि भाई उनको साफ सुथरा रख रहे हैं, प्रमोट कर लें अच्छा खासा। तो बस यही चीज यहाँ पे अच्छी खासी की जा रही है। ठीक है, तो स्टेट्स को यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन जो है, उससे जितना भी ग्रांट मिला है उसके हिसाब से इसको प्रमोट किया जाएगा। और लोन जो है वो आगे जो जो यहाँ पर फंड के तहत लोन लेंगे उनको आगे रीपे भी करना होगा। ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड, अब ये समझेगा MS स्वामीनाथन अवार्ड। देखिए, MS स्वामीनाथन को आप जानते हैं, नहीं जानते मैं बताती हूँ। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में हरित क्रांति को प्रमोट किया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया है। हरित क्रांति यहाँ पर जो है, इन्हीं की डॉटर सौम्या स्वामीनाथन, इनकी सॉरी इनकी ग्रैंड डॉटर, इनकी क्या कहते हैं ग्रैंड डॉटर को, पोती, हाँ पोती कहते हैं। पोती जो है ना इनकी, वो आज के समय में जो WHO है वहां पर ग्लोबल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है WHO। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड 2004 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें कैश प्राइज होता है 2 लाख का, मेडल भी होता है इंडियन सिटीजन्स के लिए जिन्होंने कुछ भी एग्रीकल्चर के मामले में अच्छी खासी रिसर्च वर्क करी है, चाहे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, चाहे व्हाइट रिवॉल्यूशन हो, बस वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो जिसने भी यहाँ पर ऐसी रिसर्च वर्क करी होगी तो उनको ये यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ये अवार्ड सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, जिसने भी इंडियन काउंसिल में अगर प्रमोट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी सिटीजनशिप के हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं, आउटसाइड इंडिया के भी हो सकते हैं, तो उनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट तो इसमें बिल्कुल सही लिखी है। लास्ट स्टेटमेंट में छोटी सी मिस्टेक है कि इनको क्या होगा, ये
सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए अवार्ड ओपन अप कर दिया गया है। MS स्वामीनाथन अवार्ड, क्योंकि MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यस एवरीवन, क्लियर हुआ यहाँ तक? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हमारा। रेड ब्लड सेल RBCs पता है ना सबको? RBCs रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर, इनके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये रेड कलर के दिखते हैं। तो ये जो है ऑक्सीजन को यहाँ पर लेके जाते हैं पूरी बॉडी में, और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, उनको भी ये लंग्स तक वापस लेके जाते हैं, जिनका काम इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको भी आप याद करेंगे, लिखेंगे इन सभी को। ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है, लर्न करना है इनको। इन सब से आपके खूब खूब सवाल जो है वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो ये आपके फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट यहाँ तक। बाकी आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट आया है, बट कल से लेक्चर 1 बजे ही आएगा, आप इसको टेंशन मत लीजिएगा। डेली अब से आपका लेक्चर 1 बजे ही अपलोड किया जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा आज रह गया, बट कोई बात नहीं, आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में सबने बताना है लेक्चर कैसा लगा। आप लोग कमेंट करना फिर से छोड़ दिए हो, बताइए यार। आपका तो 10 सेकंड का टाइम लगेगा एक थैंक यू लिखने के लिए, यस मैम अच्छा लगा, या इसमें ये इम्प्रूवमेंट है, या ऐसा है, एक बार लिख के बताइए। आपको, आपका 5 मिनट का, 5 मिनट भी कहाँ, आपका तो 2 मिनट का टाइम लगेगा। 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, 10 सेकंड लगेगा ना। हाँ, तो बस उतना तो आप कर सकते हैं हमारे लिए, है ना भाई? कर सकते हैं सभी लोग। चलिए इतना करिए जरा मेरे लिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में कल 1 बजे, शार्प 1 बजे आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।